वर्ष 2035 में तकनीकी प्रगति ने कनेक्ट के निर्माण की ओर अग्रसर किया, जो एक वर्चुअल रियलिटी दुनिया है जो असली दुनिया जितनी वास्तविक लगती है। इसमें वास्तविकता जैसे एआई, एनपीसी, शानदार तलवारबाजी और जादू शामिल थे। जादू जो 10 करोड़ से अधिक लोगों को आकर्षित करता है। इस दुनिया में आने के लिए खिलाड़ी वीआर हेडसेट का उपयोग करके कनेक्ट करते हैं जब वे किसी अंतरिक्ष जैसे दिखने वाले पॉड में होते हैं। इसके बाद हम वर्चुअल रियलिटी गेम की ओर जाते हैं, जहां हम एक महल देखते हैं जो पहले बेहतर स्थिति में था। फिर एक सुनहरे बालों वाला योद्धा है जो अब चाकू के कुशन में बदल गया है। बिल्कुल उस हमले से वह आदमी समाप्त हो जाता है, जबकि कुछ अन्य सैनिक गवाह बनते हैं कि क्या हुआ। जिसने यह किया उसका नाम है बैडोयॉन, जिसे खेल में क्रैश के नाम से जाना जाता है, और वो देखने में असैसिन्स क्रीड से नया निकला हुआ लगता है, क्योंकि यह एक के खिलाफ कितने भी हो सकते हैं। सैनिक महसूस करते हैं कि वे इसे संभाल सकते हैं, तो वे वही करते हैं जो कोई भी अपने दुश्मनों के साथ करेगा, हमले के लिए दौड़ पड़ते हैं। हालांकि वे कुछ चूक गए। मुख्य किरदार की ऊर्जा के साथ साथ क्रैश पूरे खेल में 13वें स्थान पर है। इसके अलावा उसे साइकोकिनेटिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और यह उसे गिराए गए सैनिकों को छेदने वाली तलवारों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। फिर वह उनका उपयोग आक्रमण करने वाले सैनिकों को काटने के लिए करता है। उसके बाद बहुत से धनुर्धारी क्रैश पर तीरों की बौछार करते हैं, लेकिन वह इसके लिए बहुत प्रो है, इसलिए वह उन्हें अपनी मानसिक शक्तियों से रोकता है और सैनिकों को उनकी ही दवा का स्वाद चखाता है। फिर क्रैश चाकू हाथ में लेकर जीवित बचे सैनिकों की ओर बढ़ता है और तेजी से उनके गले काट देता है। बचे हुए सैनिक इस टूटे ओपी क्षमता से परेशान होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कह सकें, वे ऊपर तैरते हुए हथियारों के झुंड को देखते हैं। उस क्षण उन्हें पता चल जाता है कि उनके लिए सब खत्म हो चुका था। फिर क्रैश ने अपने पीड़ितों पर बरसात कर दी। अब सभी सैनिक मर चुके हैं। क्रैश महल में प्रवेश करता है। वह अपना मास्क और हुड हटाता है और लगता है कि कुछ खोज रहा है। तभी एक अचानक खांसी उसका ध्यान आकर्षित करती है, और यह एक आदमी की तरफ से है जो कि पोप की तरह कपड़े पहने हुए है, और ऐसा लगता है कि उसके लिए भी सब कुछ खत्म हो चुका है। क्रैश की रुचि की वस्तु पुजारी की गर्दन के चारों ओर एक नीला लटकन है। वह घबराया हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसका विश्वास था कि दुनिया के उद्धारकर्ता आ रहे होंगे। हालांकि क्रैश को केवल वह लॉकेट चाहिए। वह उसकी तरफ बढ़ता है और पुजारी अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। हिम्मत जुटाते हुए वह पूछता है कि क्रैश ने शहरों को क्यों जलाया और निर्दोषों को क्यों मारा। हालांकि क्रैश को परवाह नहीं है कि वह क्या कहता है। वह पुजारी की गर्दन से लॉकेट छीन लेता है। उसे बूढ़ा कहकर संबोधित करते हुए उसने राजा से कहा कि उसे दोष न दें, बल्कि उस गिल्ड को जो साम्राज्य के साथ मिली हुई थी। थोड़ी ही देर में सहायता पहुंच जाती है, और यही क्रैश का इशारा होता है जाने का। वह बाहर की ओर बढ़ता है, लेकिन पुजारी अपनी अंतिम सांस में घोषणा करता है कि सब कुछ भगवान के अनुसार होगा और उसे अपने पापों की कीमत चुकानी होगी। लेकिन क्रैश को अब भी परवाह नहीं है, और वह एक पत्थर के वेदी की ओर बढ़ जाता है। वह लटकन को वेदी में बने उपयुक्त आकार के छेद में डालता है, और एक गुप्त मार्ग सामने आता है। वह सीढ़ियों से नीचे जाता है, और जो उसने सुना उसके अनुसार यह उसके लक्ष्य का स्थान है। थोड़ी देर बाद वह इसे आश्चर्यजनक रूप से पाता है। यह एक पौराणिक वस्तु है, कनेक्ट की दुनिया में अपनी तरह का पहला। कनेक्ट की कहानी के अनुसार प्रमुख गिल्ड्स ने 5 साल पहले साम्राज्य के साथ मिली भगत की, और इससे दुनिया बर्बाद हो गई। हालांकि क्रैश के पास एनपीसी पोप की इस बारे में शिकायत सुनने का समय नहीं है, क्योंकि उसने इस वस्तु के लिए 6 महीने तक संघर्ष किया। अंततः कनेक्ट इन प्रमुख गिल्ड्स के हाथों में चला गया, और अब क्रैश ही अकेला है जिसने शीर्ष 100 तक अकेले पहुंचकर सभी स्तर पूरे किए। खैर, वह अपनी इन्वेंट्री खोलता है, पौराणिक वस्तुएं लेता है, और उसे यकीन है कि गिल्ड्स ये जानकर खुश नहीं होंगी कि इन्हें किसने लिया है। अब जब ये हो गया है तो जाने का समय है। लेकिन कुछ क्रैश का ध्यान आकर्षित करता है, और वो एक गेम कार्ट्रिज है। वह इसे उठाता है और सोचता है कि यह कहां से आई। लेकिन जल्द ही अचानक उसके शरीर से नीले आभा का विस्फोट होता है, और चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। जाहिर है सिस्टम में एक कनेक्शन एरर है, और एक चीख के बाद वह अपने पॉड में जागता है, घबराया और खून से लथपथ होता है। क्रैश निराश है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह आखिरकार प्रगति कर रहा है, लेकिन उसके पास इस बारे में चिंता करने का समय नहीं है। अभी कुछ माफिया लोग मुसीबत की तलाश में हैं, और वही लोग हैं जिन्होंने क्रैश को उसके खुद के घर में छुरा घोंपा। अगली कार्य योजना के लिए उनमें से एक आदमी कॉल करता है और रिपोर्ट करता है कि उन्होंने अपना लक्ष्य पकड़ लिया है। इसलिए वह पूछता है कि आगे क्या करना है। दुर्भाग्यवश बॉस ने निर्देश दिया कि क्रैश को मारें और उसका सिर लाएं, इसलिए वे उसे काबू करने जाते हैं। यह आदेश सुनकर क्रैश काफी डरा हुआ है, इसलिए वह दया की भीख मांगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। वे उसके चेहरे को एक बैग से ढक देते हैं, और उसे निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया जाता है। जैसे जैसे बे की चेतना अंधकार में चली जाती है, लोगों को एक खेल के लिए मार देना बहुत पागलपन भरा लगता है। और इसी तरह क्रैश प्रो गेमर अवार्ड नहीं रहा। अचानक से वह एक आवाज सुनता है जो उसे पुकार रही है, और क्रैश 2.0 अपने बिस्तर से उछलता है। वह अपने नए शरीर को देखता है और भ्रमित होता है, क्योंकि यह स्पष्ट था कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बगल में एक नौकरानी है जो उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है। उसे लॉर्ड राउल कहकर संबोधित करती है। जाहिर है वह इस बात से चौंका है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह नौकरानी के ऊपर एक स्टेट स्क्रीन देखता है। इससे उसे पता चलता है कि नौकरानी का नाम अन्ना है, और वह स्तर 3 पर है। फिर उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे वह कुछ ऐसा देख रहा है जो उसे नहीं देखना चाहिए। स्क्रीन ने उसे सूचित किया कि कनेक्ट का बंद बीटा सिस्टम शुरू हो गया है। इसके अलावा अब वह यूजर इंटरफेस का उपयोग कर सकता है, और एक यूजर ऑनलाइन है। ये जानकारी देखकर उसे एहसास हुआ कि वह एक यूजर है। खुद से बर्ड बताते हुए उसने सोचा कि यह जरूर कोई मजाक है। फिर वह एक और 2 को जोड़ता है, और यह जानकर चौंक जाता है कि वह कनेक्ट वर्ल्ड में है। बालकनी पर खड़ा होकर वह हवा को महसूस करता है, लेकिन इस बार जब उन्होंने क्रैश के रूप में लॉग इन किया था, उसकी तुलना में चीजें अधिक वास्तविक लग रही हैं। उन्हें याद आया कि कनेक्ट के साथ एक के पास कितना जुड़ाव था।
खेल में उनकी ताकत का निर्धारण किया। सामान्य खिलाड़ियों की सिंक्रोनाइजेशन लगभग 30% थी, लेकिन बेडोह्यून के पिछले जीवन में यह करीब 90% थी, क्योंकि इसी वजह से वह 10 साल तक लीडर बोर्ड पर शीर्ष स्थान पर रहा, जब तक कि प्रमुख गिल्ड नहीं आ गई। लेकिन अब स्तर बढ़ाने में बिताया गया सारा समय बेकार था। उसने अपनी दुखद स्थिति को नजरअंदाज किया और सोचा कि वह बंद बीटा में एकमात्र उपयोग करता था। फिर वह अपना हाथ बढ़ाता है और सीखता है कि वह बंद बीटा में अब भी अपनी इन्वेंट्री का उपयोग कर सकता है। उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है, उसकी जानकारी स्कैन करती हुई। उसकी योजना अपने पिछले जीवन की जानकारी और शक्ति का उपयोग करके फिर से शीर्ष पर पहुंचने की है। अचानक उसे एक तीव्र सिरदर्द हुआ। उसे महसूस हुआ कि वह रॉल एस्टन था, काउंट एस्टन का सबसे छोटा बेटा। एस्टन परिवार रूबेन साम्राज्य के बड़े 5 परिवारों में से एक है, लेकिन वे पहले जुड़े हुए हैं। यद्यपि वे 5 प्रतिष्ठित सैन्य परिवारों में से एक हैं, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ का अनुभव नहीं किया। काउंट बीमारी से मर गया, पहला बेटा युद्ध में मारा गया और दूसरा बेटा लापता हो गया। फिर सबसे छोटे बेटे के काउंट बनने के बाद एक तख्ता पलट हुआ। इन आपदाओं के दौरान क्षेत्र की सुरक्षा बाधा टूट गई, जिससे राक्षसों का आक्रमण हुआ और परिवार का अंत हो गया। और वर्तमान में क्रैश इस परिवार के सबसे छोटे बेटे राउल एस्टन हैं। वह सुंदर दृश्य को देखते हैं, लेकिन यह दुख की बात है कि यह सब 3 सालों में गायब हो जाएगा। हालांकि वह भविष्य को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वह अब ना बेडोह्यून है और ना क्रैश। यह उनका जीवन में आखिरी मौका है। बेडोह्यून के रूप में पीड़ित होने के बाद फिर से वह मौका खोना दुखद होगा, और यह करने के लिए उसे प्रशिक्षण चक्र शुरू करना होगा। उसी समय वह एक तलवार भी देखता है। 1 महीने में हाउस एस्टन वयस्कता समारोह की प्रतियोगिता शुरू करेगा। अगर वह सेमीफाइनल तक पहुंचता है तो उसे किंगडम अकादमी में प्रवेश मिलेगा और वह वहां और अधिक शक्तिशाली बनेगा। वह पहले की तलवार उठाता है और उसे खोलता है। सही मायने में एक योद्धा की तरह दिखता है जो अपने जीवन की रक्षा करने को तैयार है। हालांकि कुछ झटके देने के बाद वह अपने चेहरे के बल गिर जाता है। वह सोचता है कि कुछ झटके देने के बाद ही वह थक क्यों गया, तो वह अपनी स्थिति की जांच करता है। उसे पता चलता है कि वह स्तर 5 पर है, जो उसकी नौकरानी अन्ना से बस 2 स्तर ऊपर है। जाहिर है यह अच्छा नहीं है, इसलिए उसे अपने टूर्नामेंट के योग्य प्रशिक्षण की शुरुआत करनी होगी। 1 महीने बाद, और ये टूर्नामेंट का दिन है। राहुल इतने सारे प्रतिभागियों को देखकर हैरान है, जिसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसे आसानी से 2 टुकड़ों में कर सकते हैं। वह अपने प्रशिक्षण और पिछले महीने के दौरान क्वालिफायर से आगे निकलने के लिए झेले गए सारे दर्द को याद करता है। वह अपनी स्थिति को जांचने के लिए एक बड़े स्तंभ के पीछे छिपता है, ये देखते हुए कि उसका स्तर अब 13 है। यह देखकर उसे विश्वास होता है कि उसके पास उनके लिए पर्याप्त सहन शक्ति होगी। साथ ही उसके पास मैचों के लिए एक योजना भी है। जब वह अखाड़े में वापस जा रहा था, उसे उस पर किए गए हमले का एहसास होता है, लेकिन वह जल्दी से उसे चकमा दे देता है। राहुल मुड़कर देखता है कि हमले का जिम्मेदार कौन है, और वह उसे पहचानता है कि वह डियोन है, जिसके पीछे उसके 2 चचेरे भाई खड़े हैं। यह आदमी जो स्पष्ट रूप से राहुल का मजाक उड़ा रहा है, वायसराय ऑस्टिन के दूसरे बेटे और राहुल के चाचा हैं। तो इसका मतलब है कि दियोन राहुल का चचेरा भाई है। सामान्यतः तलवारबाजी प्रशिक्षण के दौरान दियोन हमेशा उसे बुरा व्यवहार करता था। निर्देशक ने इसे अनुमति दी, क्योंकि परिवार का आदर्श वाक्य था कि वास्तविकता की तरह प्रशिक्षण लिया जाए, और प्रशिक्षण के मैदान पर सब लोग समान थे, और प्रशिक्षण के दौरान चोटें लगने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं था। तो डियोन बस एक घटिया व्यक्ति था जो इस नियम का उपयोग दूसरों को तंग करने के लिए करता था। वैसे भी डियोन रोल को वापस लेने के लिए कहता है और उसके शरीर की हर हड्डी तोड़ने की धमकी देता है। वो रोल का और मजाक उड़ाता है जब वह गुजरता है। कुछ जानकारी के अनुसार डियोन के प्रतियोगिता जीतने की संभावना है। हालांकि मुस्कुराते हुए राहुल दृढ़ है कि वह फाइनल में डियोन को हराएगा। एस्टन काउंटी के किले में एक बटलर गिन को टूर्नामेंट की रिपोर्ट पेश करता है। गिन दस्तावेज लेते हुए पूछता है कि क्या सूची में कोई उपयोगी व्यक्ति था। वह रिपोर्ट लेता है और जो उसने देखा उससे चौंक जाता है। वह राहुल के बारे में पूछता है और बटलर जवाब देता है कि राहुल भोजन खत्म करने के बाद अपने कमरे में लौट गया था, यह सोचकर कि राहुल ने क्वालीफायर के दौरान अपनी सारी ताकत खर्च कर दी थी और आराम करने चला गया था। इस उत्तर से काउंट बटलर से जाने के लिए कहता है। उसका नाम काउंट मेलविन एस्टन है। राहुल का बटलर के जाने के बाद मेलविन अपने कार्यालय में जोर से हंस पड़े, अपने डेस्क पर रखी टूर्नामेंट रिपोर्ट को देखते हुए। उन्होंने सोचा कि राहुल वाकई उनका बेटा है। क्वालीफायर रिपोर्ट पर राहुल एस्टन का नाम देखते हुए उन्होंने महसूस किया। मेलविन रो पड़े, ये जानकर कि राहुल ग्रुप स्टेज में पहुंच गया था। मेलविन ने कभी राहुल को तलवार चलाना नहीं सिखाया, क्योंकि वह अपने भाइयों से कमजोर था। लेकिन फिर राहुल ने प्रतियोगिता से 1 महीने पहले प्रशिक्षण शुरू किया। उसे याद है कि राहुल 10 मिनट का प्रशिक्षण भी नहीं सहन कर सकता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। मेलविन हमेशा जानते थे कि राहुल का प्रशिक्षण के दौरान उसके कमजोर शरीर के कारण फायदा उठाया जा रहा था, जैसा कि उन्होंने छाया से देखा था। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने मदद की तो राहुल को अपने पिता की सहायता के बिना अक्षम माना जाएगा, इसलिए उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक राहुल खुद के लिए खड़ा नहीं हो गया। लेकिन अब यह कार्य उसकी उम्मीदों से परे है। उसने तय किया कि जब फाइनल्स खत्म हो जाएं तो वह अपने बेटे से मिलने जाएगा, जो इतनी मेहनत कर रहा है। फाइनल्स का दिन आ गया और कुछ दर्शक नाराज थे, चिल्ला रहे थे कि लड़ाके मुकाबला खींच रहे हैं। एक लड़ाका नाराज है कि उसका कमजोर प्रतिद्वंदी क्यों हार नहीं मान रहा है। ये कमजोर व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राहुल है, जो अपनी जगह पर खड़ा रहने में कामयाब हो रहा है। राहुल के प्रतिद्वंद्वी ने राहुल पर अपनी तलवार चलाई, लेकिन राहुल ने सफलतापूर्वक उस हमले को रोक लिया, जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी निराश हो गया। हमले की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह उसे कुछ फीट पीछे धकेल गई। सभी दर्शक इस बात से हैरान थे कि ऐसा कमजोर दिखने वाला शरीर एक ताकतवर आदमी के शक्तिशाली हमले को कैसे रोक सकता है। चूंकि राहुल काफी लंबे समय से टिका हुआ था, दर्शकों ने उसे प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया।
हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में निराश और गुस्से में लगता है। वह अपना हमला जारी रखता है और पूछता है कि क्या राहुल को सदस्य के रूप में शर्म नहीं आती थी, लेकिन राहुल लड़ाई में इतना व्यस्त है कि वह उसकी बात नहीं सुन पाता। इसके बाद राहुल अपनी तलवार के साथ एक मुद्रा लेता है। एक दर्शक एडमंड से, जो राहुल का प्रतिद्वंद्वी है, चिल्लाकर कहता है कि इसे खत्म कर दे, यह दावा करते हुए कि एडमंड ने लड़ाई को बहुत लंबा खींच दिया है। दर्शक ने खुलासा किया कि उसने अपनी तनख्वाह एडमंड पर लगाई थी। यह एडमंड की निराशा के साथ मेल खाता था और गुस्से से भरे चेहरे के साथ उसने राहुल से कहा कि वह अब खेल नहीं कर रहा है। उसने तलवार निकालकर लड़ाई की मुद्रा में आ गया। उसके ऊपर मोटी नीली आभा और मना की बड़ी लहर छा गई और लोग डर गए, चिल्लाने लगे कि यह तकनीक मना तलवार है। दर्शक दीर्घा में एक महिला राहुल की जिंदगी को लेकर भयभीत होकर चिल्लाई कि किसी को इस हमले को चकमा देना चाहिए, क्योंकि जो भी इस हमले की चपेट में आएगा उसका अंत हो जाएगा। एडमंड फिर पूरी तरह जानलेवा इरादे के साथ राहुल की ओर बढ़ा। हालांकि कुछ गड़बड़ थी। राहुल इस हमले को चकमा देने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। एक पल में उस क्षेत्र में एक विस्फोट हुआ जहां राहुल खड़ा था। दर्शकों ने सस्पेंस में देखा, यह सोचते हुए कि राहुल के साथ क्या हुआ, लेकिन वास्तव में रेफरी ने मैच में हस्तक्षेप किया। इसे समाप्त घोषित करते हुए राहुल को विजेता घोषित किया। उस अद्भुत जीत के बाद एडमंड परिणामों के बारे में विरोध करता है, पूछते हुए कि राहुल कैसे विजेता थे। वह जीत के कगार पर होने का विश्वास करता था, लेकिन रेफरी उसे मूर्ख कहता है और उसकी गर्दन की ओर इशारा करता है। एडमंड ने अपनी गर्दन पर एक छोटा कट देखा जहां से खून बह रहा था और वह डर गया, ये समझते हुए कि राहुल उसकी गर्दन पर निशाना साध रहा था। इस एहसास ने उसे हिला दिया, जिससे वह डर और घबराहट में गिर पड़ा। राहुल उसके करीब आकर बोला कि वे उसकी आत्मसम्मान की बात टूर्नामेंट के बाद करेंगे, डराने वाले रूप से देखते हुए। और निश्चित रूप से, बिल्कुल। एडमंड यह सुनकर भयभीत हो गया। मैच के बाद राहुल घर गया, जहां नौकरानी अन्ना ने उसका स्वागत किया। जैसे ही वह अपने कमरे में गया, वह यह जानकर उत्साह में फट पड़ा कि उसने जीत हासिल की। वह अपनी स्थिति स्क्रीन खोलता है और देखता है कि उसने अपनी तलवारबाजी को स्तर 9 तक बढ़ा लिया है। यह देखकर उसे हल्की सी मुस्कान आ गई, ये सोचकर कि योजना काम कर गई है। उसकी योजना है कि वह मजबूत विरोधियों से लड़े ताकि अधिक अनुभव अंक XP प्राप्त कर सके और तेजी से स्तर ऊपर कर सके। यह योजना केवल इसलिए काम करती है क्योंकि वह हार्डकोर मोड में खेल रहा है, जो अधिक अनुभव अंक देता है। लेकिन अगर वह मर जाता है तो पुनर्जीवित नहीं हो सकता। शुरू में यह सबसे अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन अगर वह सामान्य मोड में होता तो वह इतना स्तर ऊपर नहीं कर पाता। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसने 5 अनोखी विशेषताएं अर्जित की, जिनमें से एक उसकी पिछली जिंदगी से साइकोकाइनेटिक मास्टर थी और दूसरी रॉयल वंशावली रैंक A थी, जबकि अन्य 3 अवरुद्ध थीं और उपलब्ध नहीं थीं। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि वह उन्हें भविष्य के मुकाबलों में इस्तेमाल करेगा। इनकी बात करें तो उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को बिना किसी प्रयास के हरा दिया, हर मैच जीता। यह उपलब्धि भीड़ को चौंका देती है, क्योंकि उसने किसी तरह से ग्रैंड फिनाले में जगह बना ली। कुछ कहते हैं वह भाग्यशाली है, अन्य कहते हैं वह धोखा दे रहा है। लेकिन एक बात जो वे नहीं जानते वह यह है कि खिलाड़ी अलौकिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन राहुल ने तय किया कि शायद यह बेहतर होगा कि वह मना शक्ति का उपयोग कर सकता है। इसे एक रहस्य ही रखा जाए जब तक कि अन्य खिलाड़ी न आ जाएं। उसे अपनी अभिनय क्षमताओं पर काफी विश्वास था, यकीन करते हुए कि वह आसानी से ऐसा रहस्य छिपा सकता है। फिर उसके दरवाजे पर उवाना ने दस्तक दी। उसने कहा कि अंदर आओ, और उस व्यक्ति के पिता की सेवा करने वाला ग्रे बालों वाला बटलर राहुल की जांच करने के लिए अंदर आया। उसने जवाब दिया कि वह पूरी तरह से ठीक है। यह भी कहा कि अगर उसे चोट लगी तो वहां पुजारी और उपचारक तैयार रहते हैं। इवान ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा, उसे सावधान रहने की सलाह दी। मुस्कुराते हुए इवान ने उन्हें याद दिलाया कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें पुजारी ठीक नहीं कर सकते। राहुल ने सिर हिलाकर इवान को आश्वस्त किया कि वह सावधान रहेगा। इस चिंता को देखकर राहुल को आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह अनुभव उसके पिछले जीवन में उसे नहीं हुआ था। उसने फिर इवान से उस चीज के बारे में पूछा जो उसने मांगी थी। इवान ने उसे एक कागज दिया और कहा कि उसने राहुल के कहे अनुसार किया है। उसने डायन के बारे में भी चिंता जताई, जो बहुत शक्तिशाली था। राहुल ने इवान को आश्वस्त किया कि चिंता न करें, आत्मविश्वास से भरा कि वह जीतेगा। यहां तक कि उसने अपना सिर भी झुकाया राहुल पर भरोसा करते हुए, और फिर कमरे से चला गया। जैसे ही इवान बाहर निकला, उसने सोचा कि राहुल का आत्मविश्वास काउंट के युवा दिनों जैसा था। हालांकि इवान जानता था कि सर डियोन ने जिनसे भी सामना किया उन्हें बेरहमी से घायल किया। इवान द्वारा दिया गया कागज देखकर राहुल मुस्कुराया और एस्टन काउंटी की सट्टेबाजी प्रणाली के दांव मूल्य को देखा। काउंटी ने टूर्नामेंट की सफलता के लिए एक कानूनी सट्टेबाजी प्रणाली बनाई थी और पुरस्कार का एक हिस्सा भी प्रतिभागियों को जाता था। इसलिए अब राहुल के पास परिवार में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। अगले दिन राहुल एरिना में पहुंचता है और उसके लिए केवल एक ही चीज बची है, जो है टूर्नामेंट के फाइनल मैच में डायन को पराजित करना। अब फाइनल मैच का समय है और दोनों प्रतियोगी लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। भीड़ अपने पसंदीदा को जीतते देखने के लिए उत्साहित है। तभी डायन राहुल को पुकारता है और वादा करता है कि वह सुनिश्चित करेगा कि राहुल अपनी प्रतिस्पर्धा करने के फैसले पर पछताए। उसने ताना मारा कि जो लोग राहुल के लिए जयकार कर रहे थे वे जल्द ही समझ जाएंगे कि वह कितना बेकार था, और यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल अपने कटे फटे अंगों के साथ कैसे रेंगता है। लेकिन राहुल ने जम्हाई ली और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इससे दियान नाराज हो गया और उसने तुरंत अपना मना चार्ज कर लिया, जिससे दर्शक चौंक गए। राहुल शांत बना रहा, ये सोचते हुए कि डियोन केवल कड़ा दिखने का नाटक कर रहा था। उसने डियोन के आंकड़े देखे और पाया कि डियोन की संभावित प्रतिभा केवल B रैंक की थी। हालांकि डायोन प्रभावशाली दिख सकता है, यही उसकी सीमा थी। मुकाबला शुरू हुआ और डायोन ने पहला हमला किया। हालांकि राहुल हवा में कूदकर सफलतापूर्वक बच जाते हैं। फिर वह एक वार के साथ पलटवार करते हैं, जिसे डायोन ने रोका, जिससे वह पहला हमलावर बना। इस हमले की ताकत डायोन को पीछे खिसका देती है। उसके चेहरे पर गुस्सा झलकता है और वह राहुल को दिखावा करने वाला कहता है,
दूसरी ओर राहुल को लगता है कि डायन की लचीलेपन उम्मीदों से कम था। डायन ने फिर से ताकत के साथ हमला किया, शक्तिशाली झटके, लेकिन राहुल ने उन्हें आसानी से ऐसे बचाया जैसे वे बच्चों का खेल हो। इससे डियोन को निराशा हुई, जो समझ नहीं पा रहा था कि वह राहुल को क्यों नहीं मार सकता। डियोन के सभी शक्तिशाली प्रहारों को आसानी से रोकते हुए राहुल को डियोन की तलवार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। फिर उसने डियोन को गिराने के लिए अपने पैर का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, राहुल ने सोचा कि वह हर संभ्रांत व्यक्ति की तरह ही था, सभी सिर्फ बातें और कोई वास्तविक अनुभव नहीं। डायन धड़ाम से मुंह के बल गिरा और राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना कमजोर इंसान उसका फायदा उठा रहा था। यह तथ्य कि वह मुंह के बल गिरा है डायन को गुस्से में भर देता है और वह राहुल को मारने की कसम खाता है, जबकि उसके चारों ओर बैंगनी मना लपेट रहा था। हालांकि राहुल अप्रभावित था, ये सोचते हुए कि डियोन को केवल मना तलवार ही आती है। उसके लिए दया महसूस करना प्रतिभा की बर्बादी है। भीड़ पूरी तरह से चौंक जाती है जब राहुल डियोन के हाथ से तलवार गिरा देता है, जिससे मना तलवार का असर समाप्त हो जाता है। राहुल, जो खुद भी मना से ढका हुआ है, टिप्पणी करता है कि डियोन उबाऊ है और वास्तव में वह कुछ नहीं है। इस अपमान के बाद डियोन राहुल की ओर दौड़ता है, लेकिन वह फिर से गिरकर उसके चेहरे पर ही गिर पड़ा। राहुल ने टिप्पणी की कि डियोन को गुस्से की समस्या है और वो बार बार उसी चाल में फंस जाता है। उससे बोला कि वह अपनी दयनीय जिंदगी पर नजर डाले। इसके अलावा वह विस्काउंट ऑस्टिन के नाम पर शर्मिंदगी है। डियोन हार मानने से इनकार करता है और राहुल पर फिर से हमला करता है, लेकिन राहुल डियोन के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ता है। दर्शकों को विश्वास नहीं हो रहा था कि डियोन को छोटे राहुल ने बेहोश कर दिया। फिर राहुल ने रेफरी की तरफ देखा, पूछा कि क्या मैच जारी रहेगा बावजूद इसके कि उनका प्रतिद्वंद्वी नीचे था। इसने रेफरी को अपने झटके से बाहर निकाला और उन्होंने जल्दी से घोषणा की कि टूर्नामेंट का विजेता रोल एस्टन है। जब कुछ दर्शक रोल के लिए खुश हुए, अन्य लोगों को इस तथ्य पर विश्वास करना मुश्किल हुआ। चाहे कुछ भी हो, रोल खुश था कि उसने जीत हासिल की। अचानक उसकी कम सहन शक्ति के कारण हुई थकान प्रभाव में आ जाती है, इसीलिए कुछ हीलर्स को उसकी देखभाल के लिए बुलाया गया। इसके बावजूद रोल के सामने एक स्क्रीन पॉप होती है जो उसे सूचित करती है कि वयस्कता की खोज पूरी हो गई है, जिससे उसे कुछ पुरस्कार भी मिलते हैं। लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण, अब वह राज्य अकादमी में जा सकता था। इस बीच काउंट और उसका बटलर इस भव्य फाइनल मैच को शाही हिस्से से देखते हैं। इवन इस बात से चकित है कि राहुल 1 महीने में कितना बढ़ गया है, लेकिन मेलविन अपने बेटे को देखता है। जो उसने देखा उसमें राहुल ने डियोन के साथ खेला और 1 महीने में जितना आगे आया है उसे देखकर वह एक जीनियस है। राहुल ने ऊपर देखा और अपने पिता को गर्वित दृष्टि से देखा, जो उसे खुश कर गया। उसने अपने पिता को मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और सोचा कि वह देख रहे होंगे। उसे विश्वास था कि उसके पिता शायद जानते हैं कि अब वह अकादमी जाने के लिए पर्याप्त अच्छा है। उस रात काउंट ने राहुल से कहा कि वह राहुल के अनुरोध की अनुमति नहीं दे सकता। राहुल नाराज दिखा और सदमे और भ्रम में अपने पिता से पूछा क्यों। उसने अपने पिता को याद दिलाया कि उसे लगा कि वह जा सकता है जब तक वह सेमीफाइनल तक पहुंच गया। उसके पिता ने जवाब दिया कि यह परिस्थितिजन्य था, समझाते हुए कि राहुल को उनके साथ और समय रहना चाहिए, और यह भी उल्लेख किया कि मैच के बाद राहुल गिर गया था क्योंकि उसका शरीर कमजोर था। राहुल ने अपने पिता को याद दिलाया कि तलवार के बारे में सीखना जीवन भर की यात्रा है। साहसपूर्वक उसने अपने पिता से कहा कि वह अकादमी जाने और अधिक सीखने के लिए दृढ़ है, और वह अपने पिता को उसे रोकने नहीं देने वाला था। उसके पिता यह सुनकर चकित हो गए, साथ ही राहत महसूस की, ये महसूस करते हुए कि राहुल वास्तव में बड़ा हो गया है। वह खड़ा होता है, फिर राहुल से कहता है कि अगर वह वास्तव में जाना चाहता है तो उसे उससे आगे निकलना होगा, अपनी तलवार निकालते हुए मुकाबले के लिए। तीव्र मना के साथ वह अपने बेटे पर नरमी बरतने की योजना नहीं बना रहा है। दूसरी ओर राहुल इससे डरा हुआ है और सवाल यह है कि वह अब क्या करेगा। 1 महीने बाद सैनिकों की एक सेना ने एक गाड़ी को एस्कॉर्ट किया। इस गाड़ी के अंदर राहुल है, जो अपने पिता से बच निकला। उस पल के लिए उसके पिता ने उसे द्वंद्व के लिए चुनौती दी, तो राहुल ने चुनौती स्वीकार की और अपने पिता के साथ तलवार से टकरा गया। अपनी कोशिशों के बावजूद अपने पिता की जबरदस्त ताकत ने राहुल को उड़ा दिया, उसे बेहोश छोड़ दिया। इस अनुभव ने राहुल को उसके पिता की सच्ची शक्ति का एहसास कराया। भले ही उसके पिता कितने भी शक्तिशाली हों, वह कनेक्ट की दुनिया शुरू होने पर मरने के लिए नियत है। इसके बाद काउंटी के लिए सब कुछ बुरा हो जाता है, तो ऐसा ना हो, मेलविन को जीवित रहना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए राहुल अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने और अपने परिवार को आसन्न पतन से बचाने के लिए प्रेरित है। इस बीच उनके पिता ने ट्रेनिंग के दौरान राहुल की दृढ़ता को याद किया। कई बार हारने के बावजूद राहुल ने कभी हार नहीं मानी। काउंट ने फैसला किया कि राहुल की दृढ़ता इशटन परिवार की गरिमा के योग्य थी। राहुल ने एक बार फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार चीजें अलग थीं। उसने अपनी तलवार की दिशा बीच में ही बदल दी और अपने पिता के गाल पर कट लगा दिया। यहां तक कि मानस शक्ति का उपयोग करने पर भी राहुल केवल एक बूंद खून निकाल पाया। इस कारण से मेलविन ने अब राहुल को एक गर्वित तलवारबाज के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे दुनिया देखने के लिए प्रोत्साहित किया। उस रात कैंपफायर के आसपास राहुल ने सर फिलिप से उनके गंतव्य के बारे में पूछा। वरिष्ठ योद्धा फिलिप ने अनुमान लगाया कि वे 5 दिनों में पहुंचेंगे, और राहुल ने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए उनकी वर्तमान गति बनाए रखने का फैसला किया। समूह में 50 लोग शामिल थे, जिनमें शूरवीर, प्रशिक्षु और घुड़सवार थे। सभी में उच्च क्षमता थी। राहुल जानता था कि पतन को रोकने के लिए उन्हें और मजबूत होना होगा। जैक नाम के एक अन्य नाइट ने घोषणा की कि गाड़ी का रखरखाव हो गया है और पूछा कि इतने लोगों की जरूरत क्यों है। राहुल ने उसे आश्वस्त किया कि कारण स्पष्ट हो जाएगा जब वे मीरा पहुंचेंगे। ये शहर उन पहले शहरों में से एक है जहां खिलाड़ी ट्यूटोरियल पूरा करने के बाद जाते हैं, और यह अपने क्वेस्ट्स, छुपे हुए आइटम्स और माना सीमाओं के लिए जाना जाता है,
ताकि शुरुआती खिलाड़ियों का शिकार ना हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें अनंत संसाधन है, जिसमें एक स्थान गॉड्स डोमेन भी शामिल है, जो जल्दी से पीसने और स्तर बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही है। और यही कारण है कि राहुल इतने सारे सैनिकों को शहर में ला रहा है। जबकि यह एक अच्छा योजना लगती है, राहुल को यह भी सूचना मिलती है कि उसने कुछ विशेषताएं अनलॉक कर ली हैं और एक नया कार्य प्राप्त किया है। उसे लगा था कि ये विशेषताएं आधिकारिक लॉन्च तक उपलब्ध नहीं होंगी, लेकिन उसने सोचा कि वह कुछ आवश्यकताओं को पूरा करके और अनलॉक कर सकता है। जल्द ही जैक प्रकट होता है और राहुल को सूचित करता है कि वह मेयर से मिल सकता है, और यही वह करने की योजना बना रहा है। मीरा के मेयर, जिनका नाम रेनाल्डो है, सीखते हैं कि राहुल अपने 50 सैनिकों के साथ मिलने आया है। मेयर राहुल की कमजोर प्रतिष्ठा के बारे में जानते हैं, लेकिन वह उसे अंदर आने देने का फैसला करता है, क्योंकि ईस्टर्न परिवार अपनी संपत्ति राक्षस सामग्रियों से प्राप्त करता है। रोनाल्डो इसे कुछ मॉन्स्टर धन कमाने का मौका मानता है। शीघ्र ही राहुल आता है और रोनाल्डो का अभिवादन करता है। जैसे चालाक नेवला वह है, रोनाल्डो उसका स्वागत करता है और वे सीधे बातचीत के लिए चलते हैं। राहुल उल्लेख करता है कि मीरा में एक प्रशिक्षण स्थल है, कोई साधारण स्थान नहीं। वह शापित जंगल में प्रवेश की अनुमति मांगता है। रोनाल्डो इस अनुरोध से चौंक जाता है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। तो इस जवाब के साथ राहुल के पास बड़े हथियार लाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। वह 5 लाख सोने की पेशकश करता है और मेयर का मन फुल स्पीड पर फ्लैश से भी तेजी से बदल जाता है। अब राहुल परिणाम से प्रसन्न है और उसके लिए बस इतना है कि वह एक बार फिर से कनेक्ट के शिखर तक पहुंचने के लिए मेहनत करे। ये मीरा का स्वतंत्र शहर है, कनेक्ट खिलाड़ियों के लिए बनाया गया। वर्तमान में यह एक बंद बीटा है, इसलिए यहाँ राहुल एस्टन के अलावा कोई खिलाड़ी नहीं है। शहर संकट का सामना कर रहा है, जिसमें यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या की तुलना में कई व्यवसाय और सुविधाओं की इमारतें असंगत हैं। इसी कारण भूमि के दाम भी गिर गए हैं। राहुल का असली उद्देश्य यहाँ आना रियल एस्टेट के लिए था। उसने मीरा में सस्ते जमीन पर कब्जा करने की योजना बनाई, जिन्हें सभी प्रकार की इमारतों के लिए उपयोग किया जाएगा। भविष्य में इन जमीनों का मूल्य उनकी वर्तमान कीमत से 100 गुना अधिक होगा। एक बार खिलाड़ी आते हैं और पिछली तरह युद्ध शुरू होता है, तो मीरा एक आदर्श शरण स्थल बन जाएगा। उस समय सिर्फ जमीन को किराए पर देकर पैसा कमाया जा सकता था। हालांकि राहुल जानता था कि इस बार उसे और भी ज्यादा तैयारी करनी होगी। वह अपने मन में गिल्ड्स को कोसने लगता है, क्योंकि वह अपने पिछले जीवन में उनके साथ बैंड के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। इस बार चीजें अलग होंगी। रॉल और उसकी टीम ने फॉर्म पर हस्ताक्षर किए, केवल जैक हिचकिचा रहा था। रॉल ने उसे हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया। जब सभी ने अपने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए, तो एक महिला ने पुष्टि की कि रॉल सहित कुल 51 लोग गिल्ड बना और पंजीकृत कर रहे थे, जिसका नाम था फर्स्ट। रॉल ने एक ऐसी दुनिया में पहला और सबसे उन्नत गिल्ड बनाया जिसमें खिलाड़ी नहीं थे, और वह गर्व महसूस कर रहा है। उसने इस कीमती रिकॉर्ड को पकड़ा, यह जानते हुए कि उसके सदस्यों को गिल्ड सदस्यों के रूप में सिस्टम से सहायता मिलेगी। वह अपने साथियों के चेहरों पर उलझन देखने के लिए उत्साहित था, जबकि जैक अभी भी इस बारे में चिंतित था कि उसने किसके लिए साइन अप किया है। इसके बाद राहुल और उसके साथी मीरामेन बैटल एसोसिएशन की ब्रांच ऑफिस गए। रिसेप्शनिस्ट द्वारा स्वागत किया जाने के बाद राहुल ने पूछा कि उनके पास सबसे उच्च श्रेणी की स्किल बुक्स कौन सी हैं। स्किल बुक्स में विभिन्न कौशल होते हैं, और यदि उन्हें ध्यान से पढ़ा जाए तो उन्हें सीखा जा सकता है। स्किल रैंक एफ से लेकर रैंक एस तक होते हैं। उस महिला ने जवाब दिया कि उनकी ब्रांच ऑफिस में रैंक सी तक की स्किल बुक्स उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें केवल वीआईपी ग्राहकों द्वारा ही खरीदा जा सकता है। वीआईपी बनने के लिए किसी को या तो बैटल एसोसिएशन के लिए प्रश्नों को पूरा करना होगा, या फिर खरीदारी के माध्यम से बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा। खरीदारी मार्ग के लिए किसी को 10,000 सोने तक खर्च करना होगा। चूंकि राहुल एक अमीर लड़का है, वह प्रीमियम पास के लिए आसानी से पैसे डाल देता है। वह शुरू करने के लिए डी रैंक की किताबें भी मांगता है। महिला ये सुनकर बेहद खुश हुई और पूछी कि वह किस किताब में रुचि रखते हैं। मुस्कुराते हुए राहुल ने कहा कि उन्हें हर एक की जरूरत है। जल्द ही राहुल और उनके नाइट्स बड़ी मात्रा में किताबें ले जा रहे थे, और जेक भारी भार उठाने की शिकायत कर रहा था। राहुल ने जवाब दिया कि यह अभी शायद तकलीफदेह लग रहा हो, लेकिन ये किताबें उन्हें एक उच्च स्तर पर ले जाएंगी। भले ही किताबें वास्तव में विस्तृत हैं, जेक और फिलिप महसूस करते हैं कि वे शुरुआती लोगों के लिए हैं, और सुझाव देते हैं कि पावर आर्मर खरीदना एक बेहतर विचार था। हालांकि राहुल ने धैर्य रखने को कहा और कहा कि वे कल इसका लाभ देखेंगे। उस रात राहुल किताबों के ढेर को देखता है, सोचते हुए कि यह बहुत ज्यादा है। उसने खिलाड़ी द्वारा इस्तेमाल की जा सकने वाली कौशल की संख्या पर सीमा के बारे में सोचा, जिससे वे विभिन्न कौशल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उसने अपनी क्वेस्ट विंडो खोली, याद करते हुए कि जब वह राहुल के शरीर में जागा तब इन्वेंट्री में 2 अज्ञात वस्तुएं थीं। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि ये वस्तुएं क्या थीं। उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि वह उन पर क्लिक या उनका उपयोग नहीं कर सकता था। उसे याद आया कि जब उसे मिशन मिला था, तब वह आखिरकार उन वस्तुओं का उपयोग कर सका था। उसने अपनी इन्वेंट्री खोली और पाया कि उनमें से एक सील की हुई कौशल डेक्स थी। उसने सोचा कि क्या मिशन का इनाम कौशल डेक्स सक्रियकरण था। कम से कम 10 कौशल पुस्तकों को एकत्र करने और उन्हें कौशल डेक्स में पंजीकरण कराने के उद्देश्य से उसने इस कार्य को आगे बढ़ाया। डेक्स को खोला और उन्हें पंजीकृत करने के लिए कौशल पुस्तक को पकड़ा। अचानक जो किताब उसने खोली वह अपने आप खुल गई, एक बैंगनी रोशनी छोड़ते हुए जो उसकी स्टेटस डेक्स बुक में चली गई। उसे यह देखकर झटका लगा कि यह काम कर गया, और उसने देखा कि स्किल बुक में मौजूद मना अब खत्म हो गया था। जमीन पर दर्जनों किताबों के ढेरों को देखते हुए उसने सोचा कि सभी को करने में बहुत समय लगेगा, और आश्चर्य किया कि वह इन्हें एक साथ कैसे रजिस्टर करेगा। अचानक जमीन पर पड़ी सभी किताबें आसमान में उड़ने लगीं, और उनमें से बैंगनी रोशनी निकली जो डेस्क बुक में चली गई। ये देखकर वह हैरान रह गया, सोचते हुए कि क्या डेस्क बुक उसकी बात समझ रही थी। उसने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा ही था, क्योंकि यह काम कर गया।
उसे सूचित किया गया कि खोज कौशल संग्रहकर्ता पूरा हो गया है और कौशल डेस्क सक्रिय हो गए हैं। उसे कौशल संग्रहकर्ता को अनलॉक करने का एक अतिरिक्त इनाम और एक अन्य अतिरिक्त इनाम कॉपी कैट प्राप्त हुआ। उसके आंकड़े देखकर वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि किसी और की क्षमता चुराना बहुत शक्तिशाली है। जब उसने अपनी कौशल डेस्क के बारे में और विवरण देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह वही मायावी वस्त्र था जिसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में मरने से ठीक पहले पाया था। ये समझते हुए कि उसके पिछले जीवन के कुछ हिस्से उसके साथ आए थे, उसने निष्कर्ष निकाला कि बची हुई केवल 3 ग्रेड एक्स की विशेषताएं हैं और एक वस्तु जो शेष इन्वेंट्री में छुपी हुई है। अगले दिन उसके अधीनस्थ यह जानकर हैरान हो गए कि जिसे एक गिल्ड चैट कहा जाता था, एक लाल बालों वाला आदमी राहुल का अभिवादन करता है, जो कौशल डेस्क को सारी रात पढ़ने के कारण बहुत नींद में होता है। राहुल उस आदमी से पूछता है कि क्या उसने उसके अधीनस्थों को सभी चीजें समझाई हैं जैसा कि निर्देशित किया गया था, और उसने हाँ में उत्तर दिया। ये सुनने के बाद राहुल उत्साह से उससे पूछता है कि क्या उसने कौशल पुस्तक को आजमाया है। इस व्यक्ति का नाम बर्नार्ड है, जो एस्टन परिवार के सेवक और इवान के सौतेले बेटे हैं। उन्होंने छोटी उम्र में ही काउंटी के लिए काम करना शुरू कर दिया था और इवान ने खुद उन्हें प्रशिक्षित भी किया था। हालांकि वह काम पूरा करने में विश्वसनीय है, राहुल ने उन्हें एक और कारण से चुना। इस बात को कुछ समय के लिए अलग रखते हुए बर्नार्ड ने अपने जल नियंत्रण की शक्ति का प्रदर्शन किया। यह देखकर राहुल चकित हो गया और उसने सोचा कि यह अद्भुत है। राहुल ने बर्नार्ड को इसी शक्ति के कारण चुना था। अपने मालिक की प्रशंसा सुनकर वह सिर झुकाकर खुश हुआ। राहुल बर्नार्ड के आंकड़ों को देखते हुए समझ गया कि हालांकि बर्नार्ड के आंकड़े कम थे, लेकिन उसमें एक सेवक या एस्पर के रूप में बड़ा प्रतिभा थी। इसके साथ राहुल ने अपनी तैयारी पूरी कर ली तो उसने बर्नार्ड से तैयार होने के लिए कहा। उसने फिर समझाया कि जैसे ही शूरवीरों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, वे भगवान के क्षेत्र यानी कि श्रापित जंगल के लिए रवाना हो जाएंगे। जब वे श्रापित जंगल में प्रवेश किए तो उनका स्वागत विभिन्न राक्षसों ने किया। इन्हीं विशाल राक्षसों में से एक ने आत्मविश्वास से अपनी विशाल कुल्हाड़ी राहुल पर मारी, जिससे जमीन चकनाचूर हो गई। राहुल उछल गया और आसानी से हमले को चकमा दे दिया। फिर उसने राक्षस के सिर पर घूंसा मारा। एक ही झटके में राक्षस का सिर टुकड़े टुकड़े हो गया और खून हर जगह बिखर गया। उसके बाद राहुल ने छिपे हुए बाकी राक्षसों को बाहर आने का आदेश दिया। एक एक करके वे सब आगे आए। उन्होंने राहुल को एक बहुत ही मजबूत इंसान के रूप में पहचाना और उसे मारने का निर्णय लिया। राक्षसों के नेता ने हमला किया और राक्षस राहुल की ओर दौड़ने लगे। एक ही झटके में उसे घेर लिया। राहुल इस स्थिति के बारे में उत्साहित दिखाई देते हैं और पिटाई करने के लिए तैयार हैं। श्रापित वन, जिसे भगवान का डोमेन भी कहा जाता है, केवल पीसिंग जोन नहीं था, यह पूरे मेरा शहर को दर्शाता था। अगर खिलाड़ी घायल होते तो उनका उपचार हो जाता, और अगर वे मरते तो वे मीरा में पुनर्जीवित हो जाते। इस कारण यह सबसे अच्छा आश्रय था। जंगल में यह आशीर्वाद केवल राक्षसों पर लागू होता था, जिससे उनकी संख्या मरने के बावजूद वही रहती थी। मानवों को श्रापित जंगल में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था, और वे जंगल के बाहर शिकार के राक्षसों से वस्तुएं नहीं ले सकते थे, क्योंकि वे राख बनकर गायब हो जाते थे। ये नियम आम नागरिकों पर लागू था, लेकिन खिलाड़ी सिस्टम की सहायता से वस्तुएं बाहर ले जा सकते थे। जैक ने शिकायत की जब रॉल एक के बाद एक विशाल राक्षसों को एक ही झटके में हराता चला गया। फिलिप ने जैक को गंभीर नजर से देखा, सोचते हुए कि ऐसा क्यों था। राहुल लड़ते रहे, शक्तिशाली घूंसे मारकर दैत्याकार राक्षसों को पराजित कर रहे थे। उनका नेता अपने अधीनस्थों को पराजित होता देख सोचता है कि राहुल के पास कैसी शक्ति है। इसे दिखाने के लिए राहुल ने अपनी मानसिक शक्तियों से विभिन्न हथियार उठाए, जिससे दानव नेता हैरान हो गया। राहुल इन हथियारों को दानव पर निर्देशित करके मारता है और समझाता है कि यह मानसिक शक्ति है, और जेक भी वही बात कहता है। अब जब दानव मारे गए, जेक ने टिप्पणी की कि यह एक सुविधाजनक क्षमता थी। हालांकि फिलिप चाहता है कि वह कम बोले और अधिक त्वचा उतारे। जेक ने जोर से सांस ली, यह कहते हुए कि वह इसके लिए मीरा नहीं आया था, लेकिन उसने स्वीकार किया कि उन्होंने प्रशिक्षण से अच्छी प्रगति की थी। ऑगर राक्षसों का खजाना एक बड़े बैग में रखा गया था, और फिर राहुल ने अपने अधीनस्थों का उनकी सहायता के लिए धन्यवाद किया। उसने उन्हें बताया कि वे कौशल पुस्तकों का अध्ययन करके और मजबूत हो सकते हैं। फिलिप ने यह सुनकर माना कि युवा स्वामी सही था। अचानक फिलिप ने अपनी तलवार निकाल ली, क्योंकि एक अजगर उनकी तरफ आ रहा था। फिर उसने हैंगित सुजन का उपयोग किया, अपनी छोटी तलवार को घुमाया और अजगर को आधा काट दिया। इस प्रदर्शन से यह स्पष्ट हो गया कि क्यों रोल ने शक्ति कवच की बजाय कौशल पुस्तकों में निवेश किया था। फिलिप की आंखें यह देखकर चौड़ी हो गईं कि उसने तेजी से एक नई कौशल सीख ली थी। वह युवा मालिक से प्रभावित था, उसकी जानकारी से मोहित था। अचानक गिल्ड चैट स्क्रीन फिलिप के सामने खुल गई, और जो उसने देखा उसने उसे चौंका दिया। वह रोल को इसके बारे में सतर्क करता है, और युवा मालिक भी इसके बारे में जानता है, इसलिए वह आदेश देता है कि वे तुरंत मीरा लौटें। इस बीच शहर में राहुल के बाकी अनुयायियों का तलवारों से पीछा किया जा रहा था। उनके पीछा करने वाले तलवारें उनकी पीठ में घोंपते हुए टिप्पणी कर रहे थे कि उन्हें यह पहले ही कर देना चाहिए था। एक पीछा करने वाले ने कहा कि एस्टन को घूमते हुए देखकर रोक पाना मुश्किल था। एक अन्य पीछा करने वाले ने, जिसकी समान बाल थे, टिप्पणी की कि उसके भाई को पहले से ही उसकी बात सुननी चाहिए थी और यह जल्द करना चाहिए था। पीड़ित पुरुष दर्द में चिल्ला उठे, पूछते हुए कि यह क्यों हो रहा है, जबकि अत्याचार करने वाले उन पर प्रहार कर रहे थे। वहां 3 अत्याचारी थे, मोहन, रैंडल विस्काउंट का पहला बेटा, जेरी, दूसरा बेटा, और केल, तीसरा बेटा। घायल पुरुषों ने उत्पीड़कों को चेतावनी दी कि उनका युवा मालिक उनके लिए आएगा। उस कथन से रेमन ने घायल सैनिक पर तलवार चलाई, जोर से हंसते हुए। उसने मजाक में पुरुषों से कहा कि वे जल्दी से अपने युवा मालिक को बुलाएं, कहते हुए कि उनका भी उससे कुछ काम है। भाइयों ने एक बात देखी कि सैनिक बार बार मरे जाने के बावजूद पुनर्जीवित होते रहे।
जेरी ने सुझाव दिया कि वे रोल के पीछे जाएं और उसे मार दें। कैले ने कहा कि स्वतंत्र शहर में कुलीन परिवारों को एक दूसरे पर हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन रामोन ने जवाब दिया कि यह नियम कोई समस्या नहीं होगी, कहते हुए कि